Hello students, welcome to the first lecture of subject Engineering Thermodynamics. Our today's topic is Introduction to Engineering Thermodynamics, prepared by Assistant Professor Sumit Singh Sikarwar, Mechanical Engineering Department, Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat, गांधीनगर। तो दोस्तों आज हम जो देखेंगे हमारा पहले तो सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जीटीयू की एग्ज़ाम है, हमारे पास टोटल 5 यूनिट हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो कुछ इस तरह से हमारा जो पहला यूनिट है कुछ इस तरह से है, यूनिट 1 विच इज इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट। अब ये यूनिट 1 है, यूनिट 1 काफ़ी लंबा है, लंबा इन द सेंस, लेंदी इन द सेंस, काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, काफ़ी सारे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। दीज आर द सब टॉपिक्स। पहला हम सीखेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसे कहेंगे, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम कंपेयर करेंगे दो व्यूज़ को, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू को कंपेयर करेंगे। थर्ड है हमारा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, स्टेट ऑफ द सब्सटेंस या फिर पोजीशन ऑफ अ सब्सटेंस, उसके बारे में जानेंगे हम। प्रोसेस एंड साइकिल को पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है और वो किसी प्रोसेस को कैसे इफेक्ट करता है उसके बारे में जानेंगे। विल सी द कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम, हम स्टैटिक प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करेंगे टेम्परेचर स्केल के साथ। वेटेज अगर आप बात करें तो इसका जो वेटेज है 7% है। किसी भी देखिए, आप किसी भी सब्जेक्ट को लेके बैठ जाइए, सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो बेसिक होता है, उसे तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और 7% जीटीयू के एग्ज़ाम में हमें दे रहा है, 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है इसमें से, और बिल्कुल बेसिक होता है, आराम से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा इंट्रोडक्शन, यूनिट 1 को कंप्लीट करेंगे। दूसरा यूनिट जो है हमारा वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ और उससे रिलेटेड सारे जो फर्स्ट लॉ है, एसएफई इक्वेशंस है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम फर्स्ट लॉ क्लोज साइकिल पे लगा रहे हैं, ठीक है, अथवा क्लोज सिस्टम पे लगा रहे हैं तो क्या इफेक्ट होता है वो सब हम जानेंगे। तो इस यूनिट में जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं वो है फर्स्ट लॉ फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल एंड चेंज ऑफ अ स्टेट। दूसरा है एनर्जी के बारे में पढ़ोगे आप। तीसरी चीज़ आप PMM1 परपेचुअल मोशन मशीन के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद हम कवर करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ स्टडी फ्लो प्रोसेस। हम किसी स्टडी फ्लो प्रोसेस पे फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं तो कौन कौन सी इक्वेशंस होती है या फिर क्या डेरिवेशंस आते हैं, उसकी कैसी कैलकुलेशंस रहेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, steady flow energy equation which is very important part, or you can say that heart of unit 2। यूनिट 2 का हार्ट है वो, ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ और सबसे बेहतरीन चीज़ है यूनिट 2 की। अगेन ये जो हमारी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है हम अप्लाई करेंगे, किस पे अप्लाई करना है, तो फर्स्ट नोजल, सेकंड डिफ्यूज़र, थर्ड बॉयलर, फोर्थ टरबाइन, फिफ्थ कंप्रेसर, सिक्स्थ पंप, सेवन्थ हीट एक्सचेंजर, एट्थ थ्रोटलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस हम जो सारी प्रोसेस इन सारी चीज़ों पर स्टडी करने वाले हैं, हम एसएफई को अप्लाई करेंगे इन सारी चीज़ पे, ठीक है। और हम यूनिट 2 को एंड अप करेंगे अपने लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, विच इज़ फिलिंग एंड एम्प्टिंग प्रोसेस। अब अगर वेटेज की बात करें,
सो जो आपका यूनिट 2 है उसका वेटेज भी बहुत अच्छा है, 22% कवर करता है पूरे सिलेबस का। तो हम फर्स्ट चैप्टर के बाद जो अच्छी तरह से पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपना यूनिट 2, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हमारा थर्ड यूनिट है, उसे हमने दो भाग में डिवाइड किया है। पहले भाग में हम एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे भाग में हम एक्सर्जी, जिसे हम अवेलेबल और अनअवेलेबल एनर्जी की बात बताते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। So our unit 3 is entropy. In entropy, we will learn Clausius theorem, property of entropy, inequality of a Clausius, entropy change in irreversible process, principle of increase of entropy, and entropy change for a non-flow and flow processes. इतनी चीज हम अपना पार्ट ए जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। हमारा जो पार्ट बी रहेगा वो है एक्सर्जी के बारे में। एक्सर्जी दैट मीन्स अवेलेबल और अनअवेलेबल एनर्जी के बारे में। इसे सिंपली हमने दो भागों में इसलिए डिवाइड किया है सो दैट वी कैन ईजीली लर्न दिस चैप्टर, हम आराम से आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो एक्सर्जी में हम देखने वाले हैं एक्सर्जी ऑफ हीट इनपुट इन अ साइकिल। दूसरा जो हम देखेंगे वो है एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन इन हीट ट्रांसफर प्रोसेस। थर्ड जो चीज़ है वो देखेंगे एक्सर्जी ऑफ हीट कैपेसिटी बॉडी। फिर हम देखेंगे एक्सर्जी ऑफ अ क्लोज एंड स्टडी फ्लो प्रोसेस और सिस्टम, इरिवर्सिबिलिटी के बारे में जानेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो थियरम है वो है गाउ स्टोडोला थियरम और उसकी एप्लीकेशंस। अब देखिए वेटेज देखने जाए तो इसका भी वेटेज काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। वो है 20। और जो लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो सेकंड लॉ एफिशिएंसी रहेगा। इसके बाद इसका वेटेज जो रहेगा बहुत ही अच्छा है, 23% वेटेज हमारा ये चैप्टर कवर करता है। तो अगर आप हाफ ऑफ सेक्शन में डिवाइड करके इसे पढ़ेंगे या लर्न करेंगे तो आपके लिए भी काफ़ी इजी हो जाएगा। हमारा फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। पहले सेक्शन में हम वेपर साइकिल क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि गैस साइकिल्स कौन कौन सी हैं। और थर्ड सेक्शन में हम रेफ्रिजरेशन साइकिल्स के बारे में देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है वेपर पावर साइकिल। अब देखिए वेपर पावर साइकिल कौन कौन सी हमें पढ़नी है। तो हमारी जो कार्नोट वेपर साइकिल है, फिर हम पढ़ेंगे रैंकाइन साइकिल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकिल किसी भी वेपर साइकिल के लिए। आपको पता है वेपर क्या है, जिसे हम यस इट इज, जिसे हम वाष्प कहते हैं या वराड़ बोलते हैं। ठीक है, रैंकाइन साइकिल आप पढ़ोगे, रैंकाइन साइकिल के बाद आप कंपैरिजन ऑफ कार्नोट एंड रैंकाइन देखोगे। फिर हम देखेंगे कैलकुलेशंस ऑफ साइकिल एफिशिएंसीज, दोनों की कैलकुलेशन में साइकिल एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करना है वो भी जानेंगे। फिर हम देखेंगे उसके जो वेरिएबल्स है, डिफरेंट वेरिएबल्स विच अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल। हम रीहीट साइकिल के बारे में देखेंगे, रीजनरेटिव साइकिल के बारे में जानेंगे, रीहीट और रीजनरेटिव साइकिल कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फीड वाटर हीटर्स, जिसे हम इस चैप्टर में देखेंगे। पार्ट 2 है वो है हमारा गैस पावर साइकिल्स। इसमें हम जो गैस पावर्ड मतलब जो हमारा फ्यूल है चेंज हो जाएगा। लास्ट में हमने वेपर यूज़ किया था, इसमें हम गैस काइंड फ्यूल यूज़ करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे रिकैपिटेशन ऑफ कार्नोट। हम नेक्स्ट जो हमारी साइकिल रहेगी वो ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है, ड्यूल साइकिल है। फिर हम तीनों को कंपेयर करेंगे, ऑटो डीजल और ड्यूल को कंपेयर करेंगे। हम एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तीनों साइकिल के लिए। फिर हम मीन इफेक्टिव प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, हम रिलेटिव एफिशिएंसी क्या है उसके बारे में जानेंगे।
इसी में हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आ जाता है सिंपल ब्रेटन साइकिल, उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों इस पर काफ़ी एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, उसे हम ध्यान रखेंगे। हमारा नेक्स्ट जो है वो है रेफ्रिजरेशन साइकिल्स। रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम पहला सिंपल वेपर कंप्रेशन, जिसे वीसीआर सिस्टम कहते हैं, वो साइकिल देखेंगे, जिसका हम पीएच दैट मीन्स प्रेशर एंथैल्पी प्लॉट और टीएस दैट मीन्स टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। दूसरा हम एनालिसिस ऑफ सिंपल साइकिल, जितनी भी सिंपल साइकिल है उसका एनालिसिस करेंगे। हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ साइकिल, उसके बारे में जानेंगे। हम देखेंगे एक्चुअल वेपर साइकिल कैसी होती है, वेपर कंप्रेशन साइकिल कैसी होती है। फिर हम रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में जानेंगे और उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है वो समझेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस, इसमें हम बेल कलमन साइकिल के बारे में जानेंगे। वेटेज आप देखोगे सो 38% सबसे ज़्यादा वेटेज ये यूनिट कवर करता है, लेकिन ये यूनिट काफ़ी लेंदी है। इसको हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। अब अगर समझो 3 सेक्शन में डिवाइड किया है तो इसको मतलब इंडिविजुअली भी आप देखते हो तभी भी काफ़ी कुछ हमें इसमें से 12% टू 12 पॉइंट समथिंग परसेंट टू जितना हमें वेटेज इसमें से हर पार्ट वाइज मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 5 विच इज़ कंबशन। इसका थोड़ा वेटेज जो है फर्स्ट चैप्टर मतलब इंट्रोडक्शन से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। कंबशन में आप पढ़ने वाले हो कंबशन इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो किसे कहते हैं और कैसे कैलकुलेट होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ फ्यूल्स विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर। सो कैलोरीमीटर क्या है और उसको से सीवी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम दो तरह के कैलोरीमीटर देखेंगे। पहला हमारा बॉम कैलोरीमीटर है, दूसरा हमारा जंकर्स कैश कैलोरीमीटर है। अब अगर वेटेज की बात करें तो ये जो है 10% वेटेज के साथ में आता है। चलिए ये तो हमारे सिलेबस का डिस्कशन हो चुका है। आई होप आपको पता चला है कि सिलेबस आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है और एग्ज़ाम के लिए आपका किस तरह से प्रिपेयर करना है। जीटीयू के एग्ज़ाम नज़दीकी हैं समझ लो, ठीक है। तो हमें अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है और उसी तरह से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो तो हमारा बेसिक ही रहेगा। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा यूनिट 1 विच इज़ इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानें कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। सो थर्मो एंड डायनेमिक्स, थर्म एंड डायनेमिक्स, दो वर्ड सुनाई दे रहे हैं आपको, दो वर्ड साउंड हो रहे हैं, थर्म प्लस डायनेमिक्स। सो अवर थर्मोडायनेमिक्स इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, दो अलग अलग वर्ड से बना हुआ है। एक है थर्म और दूसरा है डायनेमिक्स। हम बोल सकते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वर्ड्स, राइट। अब ये जो थर्म है वो क्या है, टेम्परेचर या फिर हीट, है ना। तो ये जो रिलेटेड है किससे रिलेटेड है, ये है हमारा हीट से रिलेटेड, और जो डायनेमिक्स है वो है हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। अब देखिए इन दोनों को कैसे ज्वाइन करता है। तो आपको पता है अगर आपको हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी की तरफ जाना है तो आपको डिवाइस जो यूज़ करोगे आप हीट इंजन यूज़ करोगे। सो विद द हेल्प ऑफ हीट इंजन यू कैन ईजिली कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन अगर आपको मैकेनिकल एनर्जी से हीट एनर्जी पे आना है तो आप क्या करोगे, रेफ्रिजरेटर या फिर हीट पंप का यूज़ करोगे, ठीक है। सो हमें अभी पता चल गया है कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या, ठीक है। चलिए हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं इसकी। तो इसकी अगर आप डेफिनेशंस की बात करोगे तो थर्मोडायनेमिक्स इज अ साइंस व्हिच डील्स विद द रिलेशंस अमंग हीट वर्क एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम व्हिच आर इन इक्विलिब्रियम। इट डिस्क्राइब्स द स्टेट एंड चेंजेस इन स्टेट ऑफ फिजिकल सिस्टम्स। तो ये जो हमारा थर्मोडायनेमिक है वो क्या है, इट इज द साइंस
ये कोरिलेशन बताता है, किस किस का कोरिलेशन बता रहा है, तो हीट वर्क और प्रॉपर्टी का कोरिलेशन बताता है। इसे हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ये सीधी भाषा में हमारा थर्मोडायनेमिक्स हो गया। अगर दूसरी डेफिनेशन के बारे में बात करें हम, दूसरी डेफिनेशन क्या है, thermodynamics again it is a science that deals with the interaction between the energy and material system। तो सिस्टम और मटेरियल जो है, मटेरियल सिस्टम और एनर्जी जो है, उनका जो इंटर रिलेशन है, इंटरैक्शन है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आज बात करेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जाने थर्मोडायनेमिक सिस्टम है क्या। तो आपको पता है दोस्तों, सिस्टम ऐसी चीज है जिस पे हमें प्रैक्टिकल करना होता है, जिसे हमें एनालाइज करना होता है, ठीक है। सो सिस्टम इज अ फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर और ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रीजन ऑफ अ स्पेस। तो अगर हम कोई भी ले लेते हैं, ठीक है, एक फिक्स स्पेस में हमने क्या ले लिया, एक रीजन ले लिया जिसपे हमें स्टडी करना है, तो हम इसे कह देंगे सिस्टम। दूसरी चीज आती है बाउंड्री। अच्छा देखिए, अब ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, इसमें आपने आसपास गौर किया है, सो इट इज बाउंडेड, है ना, इसको एक एनक्लोज कर रहा है, किससे, तो ये जो एनक्लोज या हाई एनक्लोज किया हुआ है, मेम्ब्रेन टाइप है, कुछ भी है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे बाउंड्री, सिस्टम की बाउंड्री कहेंगे। सो बाउंड्री, द एक्चुअल और हाइपोथेटिकल envelope enclosing the system of a system is called the boundary of a system। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो चीज है वो हमारी बाउंड्री बन जाती है। तीसरी चीज बात करें तो सराउंडिंग। अब ये सराउंडिंग क्या है, तो आपको पता है ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम को जिसने बांध रखा है वो हमारी बाउंड्री है, और उसके बाहर का जो भी स्पेस है, इसके बाहर जो भी स्पेस है, वो है हमारा surrounding। So the space outside the thermodynamic system is known as surrounding। तो ये जो बाहर की जितनी भी चीज है उसे हम कहेंगे surrounding। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम्स के बारे में। सो टाइप्स ऑफ सिस्टम कितना है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो बेसिकली हमारे पास तीन तरह के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, और आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम के बारे में बात करें तो ये कोई हमारा सिस्टम है, इफ फ्रॉम दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम है इसकी बाउंड्री कुछ इस तरह से बनी है, ठीक है, तो जहां से हमारा मास अंदर जा रहा है और बाहर भी आ रहा है, ठीक है, अगर ये अंदर और बाहर दोनों मतलब इंटरेक्शन हो रहा है बाउंड्री पे मास का एज वेल एज एनर्जी, इन दोनों का इंटरेक्शन अगर होता है, यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, एंटर भी हो सकते हैं और लीव भी कर सकते हैं। तो ऐसा जो सिस्टम बनेगा उसे हम कहेंगे ओपन सिस्टम। जनरली हमारा जो कंप्रेसर है, ठीक है, हीट एक्सचेंजर हो गए, तो ये सारे हमारे ओपन सिस्टम है, क्योंकि उसमें से मास एज वेल एज एनर्जी दोनों, टरबाइन हो गया, दोनों में से क्या होता है, दोनों ही चीज आराम से इंटरैक्ट बाउंड्री पे क्रॉस कर सकती हैं, ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं हम, तो ये ऐसा सिस्टम है, अब इस सिस्टम की बाउंड्री में क्या हो रहा है, जो मास जो है इन और आउट जो हो रहा था वो हमने क्लोज कर दिया, वो इंटरेक्शन हो पाता नहीं है, लेकिन एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। तो ऐसा जो सिस्टम बनता है उसे हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। अब क्लोज सिस्टम का आप दोस्तों बेसिक एग्जांपल देखोगे तो हमारा जो आईसी इंजन है, ठीक है, आईसी इंजन में हम अपना जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की बात करते हैं, अगर उसे हाइपोथेटिकल बाउंड्री मान के चलते हैं तो फिर वह हमारा क्लोज सिस्टम ले लेते हैं, जहाँ पे मास हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है और एनर्जी का इंटरेक्शन होता रहता है। तीसरा जो सिस्टम है वो है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम।
अब ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या है कि इसकी जो बाउंड्री है वहां पे ना तो हीट, ना तो एनर्जी, ना तो मास, ठीक है, किसी का भी इंटरेक्शन होता नहीं है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर दोनों के इंटरेक्शन को बाउंड कर दिया। तो ऐसा जो सिस्टम बनेगा उसे हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। जनरली हम थर्मल फ्लास्क की बात करते हैं, ठीक है, तो कुछ हद तक हम उसे आइसोलेटेड सिस्टम की कह देते हैं, बिकॉज उसमें से हमारा मास एज वेल एज एनर्जी कैन नॉट लीव, राइट, और एंटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक पॉइंट्स ऑफ व्यू। चलिए तो हम देख लेते हैं मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक है क्या। जब हम माइक्रो की बात करेंगे तो आपको क्या एकदम स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स का दिमाग में आने लगा, लेकिन जब मैक्रो की बात करेंगे तो आपको क्या बड़ा सा एटम आपको ख्याल आ जाता है, बड़ा सा, ठीक है। सो माइक्रो का मीनिंग ही है स्मॉल और मैक्रो का मीन है बिग या फिर टोटल लेते हैं। अब माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में क्या होता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उसको हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो दिस अप्रोच कंसीडर्स that the system is made up of a very large number of discrete particles which is known as molecules, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ सिस्टम हमने ले लिया। जबकि मैक्रोस्कोपिक की बात करोगे तो मैक्रोस्कोपिक में क्या हो जाता है, हम सिर्फ ये जो बड़ा बॉडी है उसका ही ध्यान रखेंगे। अब ये किससे बना है, कितने मॉलिक्यूल्स है इसमें, ठीक है, और मॉलिक्यूल लेवल पे क्या हो रहा है उसे हमें लेना देना नहीं होता। सो इन दिस अप्रोच a certain quantity of matter is considered without taking into account the events occurring at molecular level। अब ये देखिए यहाँ पर स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब स्टैटिकल मतलब हमें बहुत सारे मैथमेटिकल फार्मूला बहुत ज़्यादा जोड़ तोड़ करना पड़ता है, सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला क्योंकि हमें इंडिविजुअल पार्टिकल का एनालिसिस करना है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन यहाँ पे हम पूरे मैट जो एटम्स हैं उसको सिर्फ एक ही कंसिडर कर रहे हैं जो हमें कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम का ख्याल देता है, ठीक है, तो एक ही कर रहे हैं इसलिए इसे हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। नाउ टू डिस्क्राइब द सिस्टम, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा चेंज है, यहाँ पे हमें लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर नीडेड, ये एक्चुअली यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे हमारा लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर नीडेड for analysis, right? So this approach is quite complicated। लेकिन इसकी बात करें तो हमें थोड़ी प्रॉपर्टी मतलब थोड़ी प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू चाहिए। हम प्रेशर है, टेम्परेचर है, इसका वॉल्यूम है, हमें ऐसी थोड़ी ही प्रॉपर्टी इसको आइडेंटिफाई करने के लिए चाहिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। अब सबसे पहले हम ये जाने प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम कहते किसे हैं। सो एनी क्वालिटी और जिस कैरेक्टरिस्टिक्स which can be used to determine the condition or state of a system is called thermodynamic property, ठीक है। मतलब ऐसी क्वालिटी की बात करें जो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी स्टेट सिस्टम, किसी भी सिस्टम का स्टेट या फिर उसकी कंडीशन कैसी है उसे आइडेंटिफाई करें तो हम उसे कह देंगे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अब इसके थोड़े सैलिएंट फीचर्स हैं। फीचर्स क्या क्या है कि सबसे पहले इट इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। देखिए प्रेशर को आप आराम से मेजर कर सकते हो, टेम्परेचर को आराम से मेजर कर सकते हो, ठीक है, किसी भी बॉइलिंग पॉइंट को आप आराम से मेजर कर सकते हो, ठीक है। सो इट इज अ मेजरिंग क्वांटिटी। दूसरी जो चीज है इट्स डिफरेंशियल इज एग्जैक्ट। जब भी आप इसको डिफरेंशिएट करोगे उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, पार्शियल नहीं रहेगा। तीसरा है इट हैज अ डिफाइनाइट यूनिक वैल्यू व्हेन द सिस्टम इज इन अ पर्टिकुलर स्टेट। किसी एक पॉइंट पे अगर आप किसी एक पॉइंट की बात करो या फिर तो वहां पर आपको हमेशा प्रेशर की वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू आपको फिक्स मिलेगी, ठीक है। जो चौथा जो फीचर है वो क्या है, इट इज
डिपेंडेड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ये सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? स्टेट ऑफ अ सिस्टम, उसका जो स्टेट है उस पर ही डिपेंड करता है। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें, सो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी की जब भी बात करनी हो तो हमें पहले एक क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन करना है? कि जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, डज द प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो भी प्रॉपर्टी हमारे मास पे डिपेंड करती है या नहीं। इफ आवर आंसर इज यस, तो ऐसी जो प्रॉपर्टी बनेगी उसे हम कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हमारा आंसर नो है तो जो प्रॉपर्टी बनेगी उसे हम कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, राइट। आप जान चुके हो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है तो उसे हम कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती है, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, राइट। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज। यहाँ पर जो वेट है वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम की बात करो तो वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। जब आप एंट्रोपी की बात करोगे तो वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आपकी कौन कौन सी हैं? तो जब आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगी। जब आप टेम्परेचर की बात करोगे तो वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। जब आप लस्टर की बात करोगे तो वो जो लस्टर है वो भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। आई होप आपको आज के लेक्चर में पता चला होगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।